नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं आपन बात। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी या इंडिया वापस से सरकार में वापस आएगी। और इसी के बीच नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं और आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और उसमें विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो उसी विषय पर चर्चा के लिए हम आज मौजूद हैं एडवोकेट रवि साहू जी के पास। उनसे बात करेंगे कि अभी का जो मंत्रिमंडल है वो आने वाले 5 साल में कैसा काम कर पाएगी, क्या विपक्ष उन्हें काम करने देगा या बीच बीच में रुकावटें आती रहेंगी, क्या यह सरकार 5 साल तक चलेगी। तमाम सवालों के साथ इनसे बात करेंगे। और तो रवि जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। एनडीए की सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा एक बार शपथ ले चुके हैं और आज विभागों का बंटवारा भी हो गया है मंत्रालयों का। क्या लगता है अभी जो मंत्री बने हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंत्रालय की विभागों को देखकर सरकार भी नहीं चाहती है कि यह सरकार 5 साल तक चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हाँ, सही तो है कि मंत्रालयों का विभाग भी हो गया है और जिन लोगों को मंत्रालय दिया गया उससे देख करके तो यही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो एजेंडा 2014 में था वो जो एजेंडा 2024 में भी है, वो भारत के विकास में किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है या विदेश नीति हो या रक्षा हो, वो इसमें किसी तरीके की खलबली या किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो मुख्य मंत्रालय जो जो ग्रोथ ड्रिवन मंत्रालय है वो उसे अपने पास रखा है। और जो इंडिया गठबंधन के लोग जो जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार कितनी दिन तक चलेगी, तो ये चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया और लोगों में फूट डालो शासन करो की जो रणनीति है उस रणनीति के तरफ उन लोगों ने वोट इकट्ठा किया। अब वो फिर से वही चाहते हैं कि मंत्रालय में एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें जो घटक दल है उसके उन लोगों के मन में किसी इस तरीके का एक बीज बोया जाए जिससे वो खुश अपनी नाराज़गी जाहिर करें और वापस से टूट करके इंडिया के साथ आएँ और ये इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बना सकें। तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जेडीयू है रेल मंत्रालय मांग रहा है, टीडीपी स्पीकर के पद का भी मांग कर चुका है। तो क्या स्पीकर का पद भाजपा अपने घटक दल टीडीपी को देगी और रेलवे, जैसा कि हमने देखा, वापस से ये अश्वनी जी को दे दिया गया है। तो इन सबको क्या भाजपा अपने घटक दलों को मनाने में कामयाब रही या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, अब ये तो राजनीतिक पंडित ही बता सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। रही बात स्पीकर पद की, तो उसका चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। संभवतः 20 जून को संसद का भी स्पेशल सेशन बुलाया गया है जहाँ पे नए जो सांसद है वो शपथ ग्रहण करेंगे और स्पीकर का चुनाव होगा। अभी स्पीकर पद भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को देती है, खुद के पास रखेगी, आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। और जो रेल मंत्रालय की बात हो रही है वो किसी भी ऑफिशियल तरीके से बाहर नहीं आया था। ये बस अटकलें लगाई जा रही थी कि जेडीयू ने रेल मंत्रालय मांगा है। हालांकि मंत्रालय का जब बंटवारा हुआ उसमें अश्विनी वैष्णव जी ने वापस से रेल मंत्रालय का मंत्री पद संभाल लिया, तो इससे ये जो भी अटकलें थी वो क्लियर हो गई हैं कि जेडीयू के पास में रेल मंत्रालय नहीं जा रहा है। रेल मंत्रालय अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं के पक्ष में रहेगा। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो पहले जो मोदी 2.1 1.0 2.0 चल रहा था, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी एनडीए 3.0 को किस तरीके से चलाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब ये बात कर रहे हैं तो हम आपसे बताना चाहेंगे, पहले की जो सरकार थी मोदी जी की, 2 सरकारें जो भाजपा के पूर्ण बहुमत पर चल रही थी, और ये अब मोदी सरकार ना होकर एनडीए की सरकार हो गई है। तो क्या लगता है, और विपक्ष भी लगातार 2 टर्म से उनको विपक्ष के नेता का पद भी हासिल नहीं था जो इस बार उन्हें हासिल हो गया है, तो क्या विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है? तो सरकार चलाने में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मोदी जी को? देखिए, मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, इंडिया की सरकार बनी। और रही बात विपक्ष की, तो अभी तक विपक्ष ने अपना नेता चुनने में असक्षम है। उन्हें अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसी विपक्ष में अपना नेता बना करके बैठाएंगे संसद भवन में। हालांकि एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने फिर से शपथ लेकर के प्रधानमंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया है। और रही बात घटक दलों को फिर से संभाल करके रखने की बात, तो हाँ, लोग कहते ज़रूर थे कि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मनमाने तरीके से अपना कार्यभार चलाते थे।
बट ऐसा नहीं था। उस समय भी जो भी घटक दल थे उनको सम्मान दिया गया था, और इस बार भी घटक दलों को सम्मान दिया जा रहा है, मंत्रालय दिए गए हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके का फूट इंडिया गठबंधन डालने में कामयाब होती है, और किस तरीके से इस पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के कार्य संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभालते हैं, और किस तरीके से एनडीए की 3.0 की सरकार चलने वाली है। अच्छा, अभी जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, इसमें हमने देखा जितने भी मुख्य विभाग हैं वो भाजपा अपने पास रख लिया है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री का हो, होम मिनिस्ट्री हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। इसके अलावा कौन से ऐसे विभाग हैं जो प्रमुख हैं, और ये नए मंत्रिमंडल में कौन से चेहरों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे मोदी जी या देश की जनता, जो अच्छे काम कर सकते हैं? जैसे नितिन गडकरी हैं, उनका एक कहा जाए तो मोनोपोली चलता है मंत्रालयों में कि उनका मंत्रालय सबसे बढ़िया काम करता है। तो इस तरह का कोई नया मंत्रालय उभर कर सामने आएगा इस नए मंत्रिमंडल से, क्या लगता है? देखिए, भारत देश है हमारा, यहाँ पे जितना रूरल एरिया है उससे बहुत कम अर्बन एरिया है। तो रूरल को डेवलप करने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रथम दिन से प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो बहुत हद तक अच्छा काम करना चाहिए, ताकि रूरल को भी डेवलप किया जाए, रूरल इंडिया को डेवलप किया जा सके। दूसरी बात है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे विश्व में फैल रही है, और जो ईंधन, ऑयल एंड पेट्रोलियम वगैरह जो एनर्जी है, इसको लेकर के जो दिक्कतें आने वाले जनरेशन को फेस करना पड़ सकता है, मुझे लगता है कि इन आने वाले 5 साल में एनर्जी और पावर और ये जो ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इन लोगों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें हो वो ना हो सके। अच्छा, बात रूरल इंडिया की आप कर रहे हैं। लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से इस बार केंद्र में लाया गया है और उन्हें कृषि मंत्रालय का भार सौंपा गया, तो उनसे कितनी अपेक्षाएं हैं? वो कैसा काम करेंगे कृषि मंत्री के रूप में? देखिए, बीते दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी जो किसानों का एजिटेशन, जो 3 कानून फार्म लॉ बना उसको लेकर के एजिटेशन, आज भी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत एक एग्रीकल्चर ड्रिवन देश है, यहाँ से बहुत सारी उपज होती है जो एक्सपोर्ट भी होती है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्ट्री अगर मैं कहूँ, जिसका जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस तरीके का मंत्रालय है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान जी आज तक बहुत फाइनेस्ट सीएम में से एक रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है मंत्रालय को देखने का, चलाने का, उसी मंत्रालय उसका एक्सपीरियंस को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यूज़ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी बहुत हद तक इसमें सफल भी होंगे। जी, हम जब मंत्रालयों की बात कर रहे हैं तो अभी सोशल मीडिया पर या कहें विपक्ष के जितने भी हैंडल हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उससे एक आवाज़ उठकर आ रही है कि भाजपा मुस्लिमों, इतनी बड़ी देश में, लोकतांत्रिक देश में, एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाई। तो इस पर आपका क्या राय है? इसका मैं जो काउंटर मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रामनगर बोल के एक ज़िला है, उसके अंदर एक गांव आता है। उस गांव में तकरीबन 2232 वोटर हैं, 2232 वोट हुए। उस गांव में तकरीबन प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 532 घर दिए गए, मगर उस 2232 वोट में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। अगर आप किसी क्षेत्र में अपनी भागीदारी चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के प्रति डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा। आप एक तरीके से पूरी रेवड़ी लेंगे मगर आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, बाद में फिर आप मंत्रालय मांगेंगे, ये नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सिख कम्युनिटी भी भारत में एक अल्पसंख्यक ही है और उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। तो माइनॉरिटी डज नॉट ऑलवेज मीन मुस्लिम्स। माइनॉरिटी का कैलकुलेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, तो सिख भी यहाँ पे पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है, तो उनको माइनॉरिटी दिया गया है। और भागीदारी की बात अगर की जाए तो अगर आप वोट नहीं देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप मुस्लिम होकर के सिर्फ एक तरफ जहाँ पे आपको
सिर्फ आपकी जाति की बात की जाएगी, उस तरीके से अगर आप वोट देंगे उसके बाद मंत्रालय में आप अपनी भागीदारी चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? अभी आपने रामपुर का एक उदाहरण दिया, तो मेरे भी जानकारी में एक है वाराणसी, जहाँ से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, वहाँ का एक बूथ है जहाँ वो मुस्लिम बहुल बूथ है, और वहाँ पे भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग के 38 कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन वहाँ पे भाजपा को सिर्फ 18 वोट मिले हैं। तो क्या भाजपा के अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? इसी का खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि एक भी मंत्रालय नहीं मिल रहा उनको। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि अगर अगर आप किसी की तरफ लॉयल नहीं हैं, आप उससे अपनी भागीदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जैसा आपने बताया, अगर उसका बूथ में 38 अगर कार्यकर्ता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपके कार्यकर्ता मुस्लिम होने के नाते खुद उसने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो अगर आप वोट नहीं देंगे और उसके बाद आप अपनी भागीदारी सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये आखिरी सवाल, क्या लगता है आने वाले 5 साल मोदी या एनडीए सरकार के लिए कितनी कठिनाइयों से भरा रहेगा? या जैसे 2 टर्म मोदी जी चला चुके हैं भारत की सरकार को, या इस बार भी बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाएंगे, या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कि कुछ कठिनाई आने वाली है। हाँ, सीटें ज़रूर कम हुई हैं, इसके वजह से लोगों के मन में बहुत सारी अटकलें चल रही हैं कि सरकार पूरी तरीके से चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जो समर्थन देने वाले जो प्रमुख पार्टियां हैं, टीडीपी और जेडीयू, इनका इतिहास कुछ सही नहीं रहा है, इसकी वजह से कुछ अटकलें चल रही हैं। मगर आने वाले समय में एनडीए 3.0 अच्छे से काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो एजेंडा था विकसित भारत बनाने का, उस एजेंडे के लिए टीडीपी और जेडीयू का भी पूर्ण समर्थन है, और कोई दिक्कतें नहीं आने वाली, सरकार अच्छे से चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी सुन रहे थे रवि साहू जी को, हमने इनसे चर्चा किया आने वाले 5 साल में भारत की सरकार कैसी चलेगी, और जो नए नए मंत्री बनाए गए हैं उनका काम कैसा रहेगा। और भी लोगों से बात करेंगे और तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और आप तक लाने का प्रयास करेंगे कि यह जो सरकार है उसको चलाने में कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या पहले की तरह ही सरकार अपने मन से इस सरकार को चलाएगी। हमारा चैनल देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।